हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। तो ये प्रसव की क्रिया जब प्रेगनेंसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कैसे होती है और उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है बेबी के फीडिंग के लिए वो क्यों होता है, किन कारणों से होता है, तो इस विषय पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मानव में जो सगर्भता होती है, प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो नियर अबाउट 9.5 लगभग 9.5 माह का होता है। तो पूरी तरह से जो बेबी का फॉर्मेशन गर्भ के अंदर होता है वो 9 महीने से लेके कुछ टाइम पीरियड 2-3 महीने और लग जाते हैं। तो इस तरह से टोटली जो टाइम पीरियड होता है वो 9 माह का होता है, उससे ज़्यादा भी कुछ दिन लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सगर्भता का जो टाइम पीरियड है वो लगभग माना जाता है कि 9.5 महीने का होता है। गर्भावस्था की ये जो अवस्था होती है इसी को हम लोग जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसी को हम लोग जेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। सगर्भता के अंत में खास रूप से क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है उसकी दीवार में जोरदार संकुचन के कारण गर्भ क्या होता है बाहर आ जाता है। तो जब पूरी तरह से प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो जो गर्भाशय की दीवार होती है उस पर एक तरह से पेरिस्टालिसिस क्रिया होती है। जिस तरह से जो ओइसोफेगस होता है तो ओइसोफेगस में पेरिस्टालिसिस की क्रिया होती है और वो जो भोजन को आगे की तरफ पुश करता है। सेम उसी तरह से जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में भी जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो एक तरह से संकुचित होने लगती हैं तेज़ी से, और उसके संकुचन की वजह से जो फीटस होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। गर्भ के बाहर के निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रसव या पार्ट्यूरेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो गर्भ होता है जब वो गर्भाशय दीवार में जो संकुचन की क्रिया होती है उसके द्वारा जब वो बाहर निकलता है तो ये प्रक्रिया जो होती है इसी को प्रसव या पार्ट्यूरेशन नाम दिया जाता है। प्रसव एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कि खास रूप से न्यूरो एंडोक्राइन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इसमें ये तंत्र जो होता है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो न्यूरो एंडोक्राइन मतलब ये न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली प्रक्रिया होती है। बेसिकली इसमें हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रसव के लिए प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उससे पहले ही कुछ संकेत हमें प्राप्त होने लगते हैं। और बेसिकली उसमें क्या होता है कि गर्भ जो होता है अपरा से उत्पन्न जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे पूरी तरह से पूरे के पूरे गर्भकाल में पूरे के पूरे सगर्भता की जो अवधि होती है उसमें वो पूरी तरह से उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। साथ ही जो पूर्ण विकसित गर्भ होता है वो अपरा से उत्पन्न हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करने का काम करता है। तो ये जो गर्भाशय की पेशियों में जो संकुचन होता है वो खास रूप से अपरा प्लेसेंटा के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिन्हें गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो गर्भ में मतलब बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, जो एक तरह से जो प्रेरणा मिलती है उसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम दिया जाता है। यह मातृ पीयूष ग्रंथि से तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है माँ की उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निकलने की क्रिया के द्वारा खास रूप से सक्रिय होता है। तो बेसिकली जो गर्भ के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है तो माँ में जो स्रावित एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, उसके द्वारा ये खास रूप से कंट्रोल किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही खास रूप से रिलीज होता है। नॉर्मली ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, ये गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें ज़ोर ज़ोर से संकुचन उत्पन्न करने लगता है और ऐसी स्थिति के कारण गर्भाशय संकुचित होने लगता है और गर्भाशय के संकुचन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रसव के टाइम पे जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति के कारण जो डॉक्टर होते हैं वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का भी यूज करते हैं जिससे गर्भ को बाहर निकलने में
आसानी होती है। गर्भाशय के संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण संकुचन तीव्र से तीव्रतर होने लगता है। जब जनरली क्या होता है कि गर्भाशय जब संकुचित होने लगता है तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, जिससे जो संकुचन का जो स्तर होता है, संकुचन का जो लेवल होता है गर्भाशय की दीवारों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र होने लगता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल जो द्वार होता है, जो बेसिकली जो वेजाइनल कैनाल होती है, वही क्या करती है, एक तरह से उसी को हम लोग जनन नाल, बर्थ कैनाल भी नाम देते हैं, उसी के द्वारा गर्भ क्या करता है, बाहर आ जाता है। यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाती है। तो ये भी एक तरह से इसके अंदर भी एक तरह से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, मेथिओनिन हार्मोन होते हैं, ये एक तरह से क्या करते हैं, प्लेसेंटा को भी रिलीज होने में हेल्प करते हैं। आप क्या जानते हैं कि प्रसव को प्रेरित करने के लिए बेसिकली डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं? तो यही जो मैंने आपको बताया कि अभी ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन यूज किया जाता है बेसिकली, तो इसका उपयोग हम लोग जो गर्भाशय की लेयर होती है, यूट्रस वॉल होती है, उसे ज़्यादा संकुचित करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है। अब इसी टाइम पे क्या होगा, स्त्री की जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं गर्भता के समय ही इसमें कई तरह के बदलाव हो जाते हैं, और ऐसे बदलाव के कारण ही सगर्भता के अंत तक बेसिकली क्या होता है, इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। तो मिल्क का फॉर्मेशन इनकी स्तन ग्रंथियों के अंदर होना शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया दुग्ध श्रावण लैक्टेशन कहलाती है। तो मिल्क का फॉर्मेशन बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होना शुरू हो जाता है, जब पूरी तरह से जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, सगर्भता की जो स्थिति होती है, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो उसी टाइम पे जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। यह माँ को अपने नवजात शिशु के लिए आहार पूर्ति का मुख्य साधन होता है। तो जो बेबी फीडिंग करता है, जो मतलब उसके लिए खास रूप से न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, भोजन और के तौर पे जो काम करता है, वो माँ का दूध ही करता है। अभी यहाँ पे खास रूप से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आरंभिक जो दुग्ध श्रावण की जो क्रिया होती है, तो उसमें जो आरंभिक दुग्ध श्रावण की क्रिया जो प्रथम स्तन्य होता है, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रम या फिर खीस नाम देते हैं। तो बेबी के बर्थ के बाद बेसिकली जो माँ का पहला दूध होता है, गाढ़ा पीला दूध होता है, उसी को खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह बच्चे में खास रूप से कई तरह के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व का निर्माण करता है। साथ ही नवजात जो शिशु होते हैं उसमें प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक स्वस्थ शिशु के वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के लगभग कुछ माह तक माँ को बच्चे को स्तनपान ही कराना अति आवश्यक होता है। तो जो माँ का दूध होता है, गाढ़ा पीला दूध, जो कि प्रथम स्तन्य कहा जाता है, जिसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही माँ अगर अपने बच्चे को कुछ महीनों तक अपना ही दूध अगर पिलाती है, तो ऐसी स्थिति के कारण बच्चे में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो मानव है वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करेगा, और किस तरह से उसमें जो जनन संबंधी जो बीमारियां या रोग होते हैं, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, किन कारणों से आती है, उसका समाधान क्या होता है, इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद।